मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है, दयानतदारी, बड़ा इल्म, भाई ये सब चीजें दिलों में होती हैं। सामने तो सुबह जब तुम उठोगे, कल से इस्लामी निजाम आ जाएगा, सुबह तुम उठोगे, मैं भी उठूंगा, तो नमाज भी पढ़ ली, रोजा फजर भी पढ़ ली, उसके बाद क्या करेंगे? क्या खजूर से रोजा खोलेंगे, ऊंट पे जाएंगे? यही करेंगे जो आज कर रहे हैं। और वो देखो जो दुनिया कर रही है, जो मोदी कर रहा है, जो नेतन्याहू कर रहा है, जो बाइडेन कर रहा है, वो देखो। दुनिया की ज़हीन, समझदार और इंटेलिजेंट नेशंस ये जानती हैं कि किसी का कर्ज कैसे चुकाना है, पास्ट में हुए किसी जुल्म और ज्यादती का बदला कैसे लेना है और कर्ज कैसे बराबर करना है। और मैं पहले तो ज़बानी और अपने रिसर्च और किताबों के हिसाब से कहता था कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। अब मैं ये कह सकता हूं कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। आज मैं खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख गया हूं। क्या हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम असेंबलियों के सामने ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख देंगे? सर असेंबलियों के बाद इसलिए बनाया था इसलिए बनाया था कि हम बकरीद में गाय काट के सड़क पर उसका सर फेंक देंगे? इसलिए बनाया था पाकिस्तान कि कौमें, जब कौमों के अंदर एपेटाइट हो, कौमों की ख्वाहिश हो कि हमने तरक्की करनी है, जब नेशनलिज्म उनके अंदर आ जाए तो फिर तरक्की होती है। इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी रन बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। बर्तानिया यूनाइटेड किंगडम के एसेट्स अब इंडियन कंपनीज के पास हैं। जब हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे तो आपको पता चलेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है कि इंडिया के बड़े ग्रुप्स यूके के इतनी कंपनीज क्यों खरीद रहे हैं और क्यों खरीद चुके हैं। मुकाबला करना, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते। हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। अच्छा। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। 71 में पाकिस्तान की मेजोरिटी अवाम ने फैसला कर लिया कि हमारा नाम अब पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश है। तो आप पाकिस्तान के ब्रांड के ठेकेदार नहीं है। पाकिस्तान की मेजोरिटी ने फैसला किया था 71 में, मेजोरिटी ने, माइनॉरिटी ने नहीं, मेजोरिटी ने। तो पाकिस्तान जिसको आप नजरिया कर रहे हैं, वो नजरिया 10 दिसंबर 71 को खत्म हो गया, दफन हो गया। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हम खुद पाकिस्तानी है, हम उनसे ऊपर है। ये ऐसे ऊपर है? अच्छा, नाम के साथ पाकिस्तानी लगा दे तो हम भारतीयों से ऊपर है, पूरी दुनिया से ऊपर है। नहीं, हाँ ये कर लो पहले। बर्तानिया, जो कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम के साथ बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट पर हुक्मरानी करने आया था और सोने की चिड़िया को लूट मारकर वापस चला गया, क्या आप जानते हैं कि वही ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक अब इंडियन संजीव मेहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के संजीव मेहता ने खरीद लिया था, लेकिन ये तो हम सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहे हैं। यूके पर इंडिया का कब्जा कैसे हो चुका है? यूके की यानी कि बर्तानिया की, उस बर्तानिया की जिसने कभी सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया है, अब उसी बर्तानिया पर इंडिया के बड़े बिजनेस ग्रुप्स कैसे रूल कर रहे हैं और वहां की कंपनीज कितनी बड़ी तादाद में खरीद चुके हैं। तो बर्तानिया यूनाइटेड किंगडम के एसेट्स अब इंडियन कंपनीज के पास हैं। जब हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे तो आपको पता चलेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है कि इंडिया के बड़े ग्रुप्स यूके के इतनी कंपनीज क्यों खरीद रहे हैं और क्यों खरीद चुके हैं। तो उसका भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया या क्यों है। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि ग्लोबल टेक ओवर है, कि इंडियन यूथ इस वक्त पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल कर रही है। गूगल से लेकर आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम उठा लें, आपको पता चलता है कि इसका जो सीईओ है वो इंडियन है। तो वो तो ग्लोबल टेक ओवर का पार्ट 1 था। तो आप समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम ग्लोबल टेक ओवर का पार्ट 2 है, क्योंकि इसमें हमें पता ही चलता है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में इंडिया के बड़े बिजनेस ग्रुप्स, बड़ी कंपनीज ने यूके के तमाम बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़ी कंपनीज और ग्रुप्स खरीद लिए हैं। जब हम इसमें देखते हैं कि किसने क्या खरीदा है तो हमें पता ही चलता है कि सबसे पहले रिलायंस एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के तौर पर नजर आता है यूके में। और रिलायंस ने यूके में 2021 में बैटरी कंपनी $100 मिलियन में खरीदी। In 2021, Ambani acquired the iconic country club and luxury golf resort Stoke Park for £57 million. Hamleys, British toy maker, in £68 million, 167 इसके स्टोर्स थे इन 18 कंट्रीज में। और अंबानी ग्रुप ने हमलेज ब्रिटिश टॉय मेकर ये कंपनी £68 मिलियन में खरीद ली।
जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, रिलायंस से आगे, तो हमें टाटा नजर आता है। टाटा भी आप जानते हैं कि बहुत ताकतवर एक ग्रुप है इंडिया का। टाटा ने टेटलेटी $407 मिलियन में खरीदी। टाटा स्टील bought Chorus in 2007 in $12 billion. It was the second largest steel producer. तो कोरस जो था वो क्योंकि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर था, जब टाटा ने इसको खरीद लिया तो फिर टाटा दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बन गया और अब ये टाटा के पास है। टाटा मोटर्स ओन जैगुआर एंड लैंड रोवर फॉर $2.3 बिलियन। उसके बाद टाटा ने एक और कंपनी खरीदी, ब्रिटिश सॉल्ट, इन 93 मिलियन पाउंड इन 2010। 2010 में टाटा ने ब्रिटिश सॉल्ट भी खरीदी। ये तो हमने आपको नाम बताए कि 2-3 बड़े ग्रुप्स जो इंडिया के हैं। जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इंडिया का ग्रुप विप्रो बॉट यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म कैपको इन $1.45 बिलियन इन 2021। इन्फोसिस आप जानते हैं उस ग्रुप के बारे में, उनकी तो जो बेटी हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं, फर्स्ट लेडी हैं यूके की, अक्षता मूर्ति। Infosys bought Brilliant Basics in 2017 in 63 करोड़ रुपीस। तो ये तो हमने आपको कुछ ग्रुप्स बताए कि जिन्होंने यूके के कितने बड़े ग्रुप्स खरीद रखे हैं। लेकिन यही नहीं, जब आप यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है, जब आप देखते हैं कि यूके में इंडिया के कौन सी कंपनीज और कौन से बिजनेस ग्रुप्स काम करें तो आपको पता ये चलता है सीडी एंड गोपी एंड फैमिली जो है उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वहां पर स्टेक्स हैं। इंडस्ट्री एंड फाइनेंस उनका ग्रुप है। लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली 17 बिलियन। स्टील उनका ग्रुप जो है वो डिपार्टमेंट है। अनिल अग्रवाल 9.2 बिलियन और माइनिंग। फिर मोहसिन एंड जुबैर ईसा 4.73 बिलियन। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सुपरमार्केट्स श्री प्रकाश लोहिया 4.37 बिलियन। टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक्स सेमोन बॉबी एंड रोबिन अरोड़ा 2.54 बिलियन। डिस्काउंट स्टोर्स हैं इनके। किरण मजमूदार शॉ एंड फैमिली इनके फार्मास्यूटिक्स हैं और इसके अलावा ये जो है 2.49 बिलियन है। इसी तरीके से जैस्मिनदार सिंह जो है एंड फैमिली 1.82 बिलियन। फिर सुरेंद्र अरोड़ा एंड फैमिली जो है उन्होंने 1.25 बिलियन के स्टेक्स खरीद रखे हैं यूके में। होटल्स हैं इनके। राज टोनी एंड हरपाल उन्होंने 1.25 बिलियन के स्टेक्स जो हैं खरीद रखे हैं। प्रॉपर्टी एंड होटल्स हैं इनके। सुनील वसवानी एंड फैमिली 1.25 बिलियन के स्टेक्स हैं इनके यूके में। गीता गुप्ता और इसके अलावा कई और ऐसी कंपनीज के जिन्होंने इनके स्टेक्स जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या है, यानी ऐसा क्यों है? अगर आप इसको देख लें तो तकरीबन जो इंडियन कंपनीज हैं वो 954 कही जा रही हैं, जिसमें एम्प्लॉयज जो हैं वो लाखों की तादाद में हैं और कंबाइंड रेवेन्यू जब आप देखते हैं इसका तो $65 बिलियन बनते हैं ये। तो ये जो फॉरेन करेंसी रेवेन्यू है, फॉरेन करेंसी में देखिए आप, जाहिर है कि आपके स्टेक्स बढ़ते हैं ना इस तरीके से। तो एक तो इंडिया को ये फायदा हुआ कि उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि कंबाइंड रेवेन्यू जो है वो इस तरीके से बताया जा रहा है कि इतना बढ़ चुका है अब इन तमाम कंपनीज का जब आप देखते हैं, और इसमें जो है वो आपके पास फॉरेन रिजर्व्स भी रहते हैं और फॉरेन करेंसी में जो है इतना पैसा आपके पास है जिससे आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। और इंडिया उठा रहा है, हम देख रहे हैं कि उसको हर चीज में आगे है, उसको किसी भी मौके पर किसी मुश्किल की नहीं पड़ती, बल्कि वो हर मौके पर दूसरे कंट्रीज की मदद कर रहा होता है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ रही। इससे हमें ये पता चलता है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या और बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो देखिए, एक तो ये है कि यूके का एक जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कमाल का है। उसमें जाहिर है कि जब कोई इंडिया का ग्रुप जाता है वहां पे वो बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से जो है बिजनेस करता है और कोई उनको मुश्किल दरपेश नहीं आती। इसी तरीके से वहां पर यूके में होने की वजह से जो इंडियन ग्रुप्स है उनको ग्लोबल मार्केट्स तक उनकी एक्सेस होती है। तो इंडियन ग्रुप्स वहां से ये फायदा उठाते हैं कि और भी आगे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पर उनकी रीच हो जाती है। फिर जो टेक इनोवेशंस हैं वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है। स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप कहें तो वो भी एक, वैसे तो खैर इंडिया में भी हम ये कहें, ये जो बात जो कही जाती है स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इंडिया में भी बहुत कमाल का है, वहां पे कोई मसला नहीं है। ये जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है और बिजनेस कैसे बढ़े और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और ये हो रहा है, तो बात ये है कि इंडिया में तो ऐसे कोई मिसाल नहीं है, उनके अपने मुल्क के अंदर भी है। लेकिन इसके बावजूद उनकी ये स्ट्रेटजी है कि दूसरे कंट्रीज में ये सब खरीदा जाए, कंपनीज बड़े बड़े ग्रुप्स खरीदे जाएं
उनके पास ये स्टेक्स हो, उनके बिजनेस ओनर्स के पास ये स्टेक्स हो, दूसरे कंट्री के स्टेक्स। अच्छा, फिर रेवेन्यू इन फॉरेन करेंसीज, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सबसे बड़ा तो ये फायदा नजर आता है, लेकिन ये हम जरा थोड़ा सा बहुत ही सिंपल बात करें, स्ट्रेटेजिक लेवल पर अगर आप देखें तो इसके कितने फायदे हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि वहां पर जो इन्वेडर्स आए उस रीजन में और उन्होंने जिस तरीके से कब्जे किए और उसके बाद जो जो कुछ हुआ, तो वो बड़े ही सुथरे तरीके से, बड़े सलीके से उसका जो है वो कर्ज चुका रहे हैं। और एक तो ये आपने देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्ज उन्होंने कैसे चुका रहे हैं कि अब उनकी कंपनीज बर्तानिया के स्टेक्स कितनी बड़ी तादाद में खरीद चुकी हैं, वहां की कंपनीज, वो आपके सामने है। एक तो आप बहुत सादा सी बात जो है ये समझ सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात और भी हो सकती है, और वो ये है कि उनका टारगेट जो है उनकी हुकूमत का, इंडियन गवर्नमेंट का, वो ये है कि हमने इस वक्त तक जो है वो ये यहां पर पहुंचना है। वो चाहे उनका मून मिशन हो, उनका सोलर मिशन हो, उनका स्पेस मिशन हो, उनका IT एंड टेक्नोलॉजी मिशन हो, या फिर उनका इकोनॉमी में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी या उससे भी आगे बढ़ने की बात हो, या चाइना को बीट करने की बात हो, जो भी उनका प्लान है उसमें उन्होंने मैपिंग कर रखी है और उस मैपिंग में उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है। मैं ये समझती हूँ कि ये स्टेक्स खरीदना यूके के, क्योंकि यूके को इंडिया पीछे छोड़ चुका है ऑलरेडी इकोनॉमी में, 5th लार्जेस्ट इंडिया बन चुका है, तो ये भी एक प्लान है। तो उनके कंपनीज ने बाहर भी कदम जमाने शुरू कर दिए हैं और जमा लिए। इंडियाज ग्लोबल टेक ओवर आज के लिए यहीं तक, गुड बाय। सर, प्राइम मिनिस्टर भी तो आ गए हमारे यहाँ नए, और मोदी जी ने मुबारकबाद भी दे दी है। मुबारकबाद भी दी ना, क्या करना, क्या जरूरत अभी। अब मुबारकबाद भी दी है, लेकिन शिप भी पकड़ लिया उन्होंने। चाइना से जो शिप आ रहा था मुंबई में पकड़ लिया उन्होंने कि भाईजान ये क्या इसमें लेके जा रहे हैं, थोड़ा दिखा जाए। लेकिन ये देखे ना, आप IMF से लेके फ्लैट लेना चाहते हैं लंदन में और टोरंटो में, और उन्होंने क्या बनाया ये भी बताना चाहता हूं। आज कलकत्ता में मोदी जी ने इफ्तिताह किया है अंडरग्राउंड मेट्रो का, कलकत्ता के अंदर। बिल्कुल, उसकी खास चीजें कुछ आपके कौम को बताना चाहूंगा, जो कि मुझे गालियां सारा सुबह शाम देते हैं। कभी कहते हैं रा का एजेंट है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये खबरें हैं, ये खबरें गूगल करके देख लो, मैं खुद नहीं बना रहा हूं भाई। आप IMF से कर्जा लेना चाह रहे हैं, आप जिहाद करना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर, TTP को गले नहीं पड़ेंगे आप, वो अंदर घुस के मार रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप। गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हैं। जरा इस खबर को जरा आप खुद देख लें। 4.8 किलोमीटर दरिया के नीचे से उन्होंने कलकत्ता और हावड़ा, एक जगह है जो कलकत्ता के साथ इंडस्ट्रियल जगह है, उन्होंने उसको जोड़ा है दरिया के नीचे से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। 4.8 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर दरिया के नीचे से जाके बनाई है, और बनाई सिर्फ 66 दिनों में। कमाल ये 66 दिनों में बनाई उन्होंने। अब दूसरी सुन ले बात, मैं इंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्होंने सेमीकंडक्टर ताइवान की मदद से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया है। खूबसूरती उसकी ये होगी कि 100 डे के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएगा, एक 100 डे के अंदर। तो आरजू, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूं। सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूं। इसका पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगिश है, हालात उनके खराब हैं। कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। IMF ने कहा है कि तीसरे क्वार्टर में भारत की जो इकॉनमी है उसने 8.4% ग्रोथ की है, और उसके बाद जापान की 0.9% पे है, अमेरिका की 2.1% पे है, फ्रांस की 1% पे है, यूके की 0.06% पे, और जर्मनी नेगेटिव है, नेगेटिव 0.05% पे है। तो आप खुद आज अंदाजा लगाएं कि सन कहां से राइज कर रहा है, ये खुद सोचना होगा। और दूसरा, बल्कि मैं उसके साथ आज आपको ये भी बताना चाहूंगा, भारत के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 2 कंट्रीज के दौरे पे जा रहे हैं, जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में। एक तो 1 लाख इंडियन इजराइल काम करने जा रहे हैं, और दूसरा जापान में भी उनको बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर की जरूरत है। वो भी जाहिर है इंडियन जाएंगे वहां पे, और फिर वो वर्कर नहीं जाएंगे, टेक्नोक्रेट बन के जाएंगे, और वो जाके वहां पे अपने भारत को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं। आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू, प्याज और अपना टमाटर, आप रोज डेली इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इकोनॉमी की बात उनकी करते हैं, आप उनसे ले रहे हैं आपकी, क्योंकि ये सब्जियां पैदा नहीं हो रही लाहौर में, तो आप डेली वहाँ से ले रहे हैं। आपकी ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, भारत से। तो आप क्या बात करते हैं? ये सारी एक्टिंग है इनकी, ये सारी है कि ये इंडिया प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों